हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इवेसिव डिनाइल। इवेसिव डिनाइल क्या होता है कि प्लेंट इंस्टीट्यूट होती है कैसे एक प्लेंट के द्वारा। प्लेंट कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ, जो अग्रीव पार्टी होती है। अब प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करी तो उसका रिप्लाई कौन देगा? जिसके अगेंस्ट उसने एलिगेशन लगाया, इट मीन्स डिफेंडेंट। डिफेंडेंट जो है अपना रिप्लाई किसके द्वारा देगा? रिटर्न स्टेटमेंट से। अब रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर डिफेंडेंट को ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये, कि वो एक एक जो भी एलिगेशन लगाए हैं हर एक एलिगेशन को स्पेसिफिकली या तो एडमिट करेगा या डिनाई करेगा कि नहीं ये सही बोल रहा है या नहीं ये गलत बोल रहा है। जो भी है वो स्पेसिफिकली डिनाई करेगा। बट अगर कोई भी ऐसा रिप्लाई करता है वो जो क्लियर नहीं है या वो फेल हो जाता है, क्लियर पता ही नहीं चल रहा है उसने जो रिप्लाई करा है कि या तो ये एडमिट कर रहा है या डिनाई कर रहा है, कोर्ट कंफ्यूज है, तो उसको हम इवेसिव डिनाइल कहेंगे। जिस रिप्लाई को, जो रिप्लाई कंफ्यूज है खुद ही में और जो क्लियर नहीं है, क्लियरली जिससे पता नहीं चल रहा कि वो एडमिट कर रहा है या डिनाई कर रहा है, उस रिप्लाई को हम इवेसिव डिनाइल कहते हैं। और ये ऑर्डर 8 रूल 4 के अंदर है। नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को हम रोगेटरी लेटर भी कहते हैं। ये सेक्शन 77 के अंदर दिया गया है और ये लेटर हम तब इशू करती हैं, हमारे जो इंडिया की कोर्ट्स हैं ये तब इशू करेंगी जब हमारी इंडियन कोर्ट्स को फॉरेन कोर्ट से कुछ जुडिशियल असिस्टेंस चाहिए होगा किसी भी मैटर में, तो वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेंगी। हमारी कंट्री की कोर्ट किसी कोर्ट, उस कोर्ट को जो अनदर कंट्री में है, इट मीन्स वो फॉरेन कंट्री में है, और किस लिए कर रहे हैं? जुडिशियल असिस्टेंस पाने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि कमीशन के केसेस में होता है, कमीशन अपॉइंट करने के केसेस में। अब फॉरेन कंट्री में तो हमारी इंडियन कोर्ट जो है वो डायरेक्ट फॉरेन कंट्री में तो कमीशन अपॉइंट नहीं कर सकती, तो उस केस में वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करती हैं। अब नेक्स्ट आता है गार्निशी। गार्निशी पर्सन कौन होता है? वो पर्सन जो डेटर होता है जजमेंट डेटर का, जजमेंट डेटर के डेटर को गार्निशी कहते हैं। वो पर्सन जिस पर्सन ने पैसे देने हैं, किसको? जजमेंट डेटर को। अब एक होता है गार्निशी और इसका अगला होता है गार्निशी ऑर्डर। जो कोर्ट है वो गार्निशी कौन हो गया? जिस पर्सन ने जजमेंट डेटर को पैसे देने हैं। कोर्ट जो है वो गार्निशी को ऑर्डर करती है कि आपको जो भी पैसे जजमेंट डेटर को देने थे आप उसको ना दे के उसके बजाय किसको देंगे? डिक्री होल्डर को। ठीक है, डिक्री होल्डर को पैसे देंगे, ये कोर्ट ऑर्डर कर देती है गार्निशी को। तो ये सिंपल गार्निशी ऑर्डर वो हो गया जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करती है गार्निशी को कि आपको जो भी मनी पे करना था जजमेंट डेटर को वो आप उसको नहीं देंगे अब, और आप किसको देंगे? डिक्री होल्डर को देंगे। और गार्निशी वो पर्सन है जो डेटर है जजमेंट डेटर का। नेक्स्ट आता है इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन वो होता है जिसके पास अपने पास सफिशिएंट अमाउंट ऐसा नहीं है जो उसको सूट फाइल करने के लिए ज़रूरी है, और उसके पास ये सफिशिएंट मीन्स नहीं है, और वो जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है कोर्ट के अंदर जो उसको पे करनी पड़ती है सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, वो नहीं पे कर सकता क्योंकि उसके पास सफिशिएंट मीन्स ही नहीं है, कोई सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। तो इस केस के अंदर इंडिजेंट पर्सन को कोर्ट जो है वो एग्जम्प्ट कर सकती है कि आपको ये फीस देने की ज़रूरत नहीं है और आपका केस ऐसे ही सुना जाएगा। ये जो सूट बाय इंडिजेंट पर्सन है ये ऑर्डर 33 के अंदर दिया हुआ है, और ये जो इंडिजेंट पर्सन है इसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि वो प्रिस्क्राइब्ड फीस दे सके कोर्ट की। बट अदर देन क्या है, वो चीज़ें जो अटैचमेंट से एग्जम्प्ट की गई हैं जैसे यूटेंसिल्स, क्लोथ्स या ऐसे ऑर्नामेंट्स जो कस्टम्स की वजह से ज़रूरी है पहनना, जैसे मंगलसूत्र, तो ये अगर किसी पर्सन के पास हैं तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इंडिजेंट नहीं हो, क्योंकि वो चीज़ें अटैचमेंट से एग्जम्प्ट की गई हैं, तो वो चीज़ें उस पर्सन के पास हैं या नहीं है तब भी वो इंडिजेंट ही कहलाएगा। ठीक है, तो इंडिजेंट पर्सन को एग्जम्प्ट किया जा सकता है फीस देने से, कोर्ट फीस देने से। और ये जो इंडिजेंट पर्सन्स के जो सूट होते हैं ये इनको बोलते हैं पॉपर सूट। और
एक एप्लीकेशन लगाएगा वो पर्सन जो भी इंडिजेंट होगा, और कोर्ट अगर सफिशिएंट ग्राउंड देखेगी, रीजनेबल एप्लीकेशन फाइल किया है और जेन्युइन केस है, तो वो कोर्ट अलाउ कर देगी। नेक्स्ट आता है एक अबेटमेंट ऑफ सूट। अबेटमेंट ऑफ सूट कब कहा जाता है कि सूट अबेट हो गया? कि जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, अगर सूट पेंडिंग है, कुछ भी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ सूट, या फाइनली हर्ड नहीं किया गया अभी तक सूट, तो उस केस में अगर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों में से कोई भी अगर डाई हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उस केस के अंदर सूट जो है वो अपने आप सरवाइव नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं है सूट को देखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। सपोज प्लेंटिफ की अगर डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, और अगर सपोज डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो डिफेंडेंट को डिफेंड करने के लिए कोई भी नहीं है उसके बाद, उसकी डेथ के बाद। तो उस केस के अंदर हम ये कहते हैं कि सूट इज जो है वो अबेट हो गया, सूट अबेटमेंट ऑफ सूट हो गया इस ये सिचुएशन के बाद, कि सूट आगे अब सरवाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है कि फॉरेन जजमेंट्स जो हैं वो कब कंक्लूसिव मानी जाएंगी और कब कंक्लूसिव नहीं मानी जाएंगी। सेक्शन 13 जो है वो उसके अंदर ये बता रखा है कि फॉरेन जजमेंट्स कब कंक्लूसिव नहीं मानी जाएंगी। तो सिंपल क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, आपसे कैसे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि फॉरेन जजमेंट्स कब कंक्लूसिव मानी जाएंगी या फॉरेन जजमेंट्स कब कंक्लूसिव नहीं मानी जाएंगी। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर फॉरेन कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में है तो वो कंक्लूसिव माना जाएगा। ऑन मैरिट्स बेसिस पर डिसाइड किया गया है मैटर, केस, तब भी वो कंक्लूसिव माना जाएगा। इंटरनेशनल लॉ और इंडियन लॉ को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया गया है तो भी वो कंक्लूसिव माना जाएगा। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया है तो भी कंक्लूसिव माना जाएगा। इंडियन लॉ को ब्रीच नहीं किया गया है, उसको रिकॉग्निशन दी गई है मैटर को सॉल्व करते टाइम, तब भी कंक्लूसिव माना जाएगा। एंड लास्ट, फ्रॉड यूज़ नहीं किया, जो भी जजमेंट है उसे ऑब्टेन करते वक्त कुछ भी फ्रॉड यूज़ नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने करी हैं, ये सारी चीज़ें फॉलो हुई हैं, तो मैटर जो भी फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव होगी। एंड अगर मैरिट्स पे डिसाइड नहीं हुआ मैटर, या इंटरनेशनल जस्टिस जो है वो उसका इनकरेक्ट व्यू ले लिया, गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को अपोज कर दिया, फ्रॉड किया, या इंडियन लॉ को ब्रीच किया, तो ये सब करने से जो फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी। लास्ट आता है कि जो रेस सब्जुडाइज मीन्स कि स्टे लग जाता है अगर सूट पेंडिंग है। तो अगर सूट पेंडिंग है, सेम जो भी मैटर इन इशू है, सेम पार्टीज अंडर द सेम टाइटल क्लेम कर रही हैं, तो आप सेम केस को वापस किसी दूसरे कोर्ट के अंदर फाइल नहीं कर सकते, वहाँ पे स्टे लग जाएगा। बट अगर फॉरेन केस है, कोई आपने फॉरेन कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग है और सेम पार्टीज हैं, सेम इशू है, सेम अंडर द सेम टाइटल है, तो आप फॉरेन कोर्ट में अगर वो जजमेंट पेंडिंग है तब भी इंडियन कोर्ट में आप फाइल कर सकते हो वो केस दोबारा से, वहाँ पे स्टे नहीं लगेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रेस सब्जुडाइज है वो फॉरेन जजमेंट्स पर या फॉरेन कोर्ट्स पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बट इंडिया में अगर कोई कोर्ट ए के अंदर कोई एक केस पेंडिंग है और पार्टीज जो है वो कोर्ट बी के अंदर भी केस फाइल कर देती हैं, तो वो बार हो जाएगा, वो नहीं कर सकते आप। अब लास्ट आता है हमारा इंटेरोगेटरीज। इंटेरोगेटरीज क्या होता है? ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी से, एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ क्वेश्चंस पूछती है, और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अंडर ऑब्लिगेशन होता है कि उसको उस क्वेश्चन के रिप्लाई करना ही करना है, उसका आंसर देना ही देना है। अब इंटेरोगेटरीज जो है इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे ये रिटर्न में होना ज़रूरी है और ये कोर्ट की परमिशन से ही भेजा जा सकता है दूसरी पार्टी को, ये आप अपनी मर्जी से नहीं भेज सकते हैं। तो इट कैन बी ओनली सर्व विथ लीव ऑफ द कोर्ट। और इंटेरोगेटरीज जिसको भेजा गया है उसको आंसर करना भी ज़रूरी है, वो भी अंडर ऑब्लिगेशन है कि उसका वो रिप्लाई करे। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।